Hello everyone, welcome to Arinja Academy. In this video, we will solve NCERT solutions of Class 8 Science, Chapter 6 Combustion and Flame. So the first question is, list the conditions under which combustion can take place. तो हमें बस ये बताना है कि जो combustion की process होती है, okay? जो combustion होता है वो कि क्या कंडीशन होती है, बेसिकली वो किस कंडीशन में होता है. तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कंबशन क्या है. अगर मैं कंबशन की फ़िज़िकल डेफिनेशन देखूं तो कंबशन का सिंपल मतलब है बर्निंग. किसी भी चीज़ का जलना, कोई भी चीज़ जो बर्न होती है उसको हम कहते हैं कि हाँ इसका कंबशन हो रहा है. लेकिन अगर मैं इसकी केमिकल डेफिनेशन देखूँ तो केमिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंबशन होता है एक रिएक्शन. ओके, ये होता है एक केमिकल रिएक्शन. अब रिएक्शन है तो किसी दो चीज़ के बीच में होगा. तो वो दो चीज़ होती है, एक तो वो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ जल रही है जैसे पेपर वो सब्सटेंस हो गया. और दूसरी चीज़ जिसके साथ रिएक्शन होता है वो होती है ऑक्सीजन. तो इन दो चीज़ के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है हीट और लाइट. तो जब ये केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन. तो इस रिएक्शन से यानी कि कंबशन की केमिकल डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि कंबशन होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है. तो जो कंडीशन होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी कंबशन हमेशा एयर में होता है. तो आंसर इसका ये है, द कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर. ऑब्वियसली पहली कंडीशन होगी एयर. ओके, एयर से प्रिसाइजली हमारा मतलब है ऑक्सीजन, क्योंकि हमने देखा केमिकल डेफिनेशन में कंबशन की कि ऑक्सीजन ज़रूरी है क्योंकि सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है और हमें हीट और लाइट मिलती है, इसी को कंबशन कहते हैं. दूसरा फ्यूल. ऑब्वियसली अगर हमारे पास फ्यूल नहीं होगा यानी कि हमारे पास वो सब्सटेंस ही नहीं होगा जिसे हमें जलाना है, जिसे हमें बर्न करना है, तो कंबशन होगा ही नहीं, कंबशन की बात ही नहीं कर सकते. तो वो सब्सटेंस होना ज़रूरी है. उसके बाद मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. तो इग्निशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना, और टेम्परेचर तो आपको पता ही है क्या होता है. तो वो मिनिमम टेम्परेचर, ओके, या फिर प्रिसाइजली बोलूँ तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जल जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर की गैस देखोगे, मतलब जो सिलेंडर में गैस होती है, ओके, सिलेंडर में जो गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं LPG. तो अगर आपने देखा हो, जैसे ही आप स्टोव ऑन करते हो और वो गैस रिलीज़ होने लगती है और उसके थोड़ा सा ही करीब अगर आप एक बर्निंग मैच स्टिक ले आते हो तो वो LPG क्या होती है, बर्न होने लगती है. ओके, वहीं पे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें वुड का, ओके, या वुड या फिर कोल का एग्ज़ाम्पल भी हम ले सकते हैं. ठीक है, अगर मैं इनके करीब एक मैच स्टिक लाऊंगी तो क्या ये बर्न होंगी? नहीं, दे विल नॉट बर्न. क्यों? क्योंकि LPG का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है. ओके, तो वो थोड़ा सा ही मैच से हम देंगे तो वो बर्न होने लगती है. वहीं पे वुड या कोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है. तो किसी भी चीज़ का कंबशन होने के लिए, बर्न होने के लिए ये तीन कंडीशन होनी चाहिए. पहली ऑक्सीजन की प्रेजेंस, क्योंकि केमिकल डेफिनेशन में दिया है वो. उसके बाद फ्यूल खुद होना चाहिए, मतलब बर्न करना है अगर किसी चीज़ को तो वो चीज़ तो अवेलेबल होनी ही चाहिए. तीसरा मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, यानी इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम ही होना चाहिए ताकि ईजिली हम उसे बर्न कर सकें. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें ब्लैंक्स हैं, उन्हें हमें फिल करना है. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस. तो अगर कभी आपने देखा हो वुड को या कोल को बर्न होते हुए, स्पेशली वुड को, तो वुड जब बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करता है. ओके, तो वुड बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करता है, यानी बहुत ज़्यादा धुआं रिलीज़ करता है. वहीं पे जो कोल है वो कंपैरेटिवली धुआं तो कम रिलीज़ करता है, लेकिन कोल एक बहुत हार्मफुल गैस रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें कोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है. इसके अलावा वो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है, ये भी एक पॉइजनस गैस है. इसके अलावा कोल की बर्निंग से हमें CO2 भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हो जाए, ओके,
तब जाकर ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि तब ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सिंपल मतलब ये बताने का ये था कि वुड और कोल जो है वो पोल्यूशन कॉज करते हैं एनवायरनमेंट में, एयर में। ओके, तो इसका आंसर जो है वो है पोल्यूशन। सेकेंड सेंटेंस है अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज़, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, हमारी जो कुकिंग गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? LPG। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? लिक्विड फ्यूल, और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं गैस की। तो क्या होता है, ये जो गैस है बहुत कंप्रेस्ड तरीके से, मतलब इसको वो सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है, लेकिन ये होती गैस है पर हम इसको भरते किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। ओके, तो इसका जो नाम भी है वो भी यही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, यही फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल करना है, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होती है गैस ही है, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होती है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश एंड डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। लास्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, किसी भी फ्यूल का कंबशन करने के लिए या उसे बर्न करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना रहता है? एक मिनिमम टेम्परेचर देना रहता है जिसपे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। ओके, तो कहीं भी अगर आग लग जाती है तो यूजुअली हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं? वो पानी फेंकते हैं उस आग पे जनरली। ओके, जनरली वो लोग पानी फेंकते हैं, लेकिन वो भी ये चीज़ ध्यान रखते हैं अगर वो आग जो है वो ऑयल की वजह से लगी है तो वहाँ पे पानी काम नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? कि जो पानी है वो ऑयल से हैवी होता है। ओके, वाटर इज़ हेवियर देन ऑयल। तो जब हम एक ऑयल की वजह से लगी हुई जो फायर होती है उस पर जब हम पानी फेंकते हैं तो वो पानी ऑयल के नीचे चले जाता है, और ऑयल से लगी हुई आग तब भी जलती रहती है। इसलिए जो भी फायर ऑयल की वजह से लगी हुई है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे डालना पड़ता है, और इस सब का हम आगे वाले क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं एक लाइन में इसको बता देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट क्रिएट करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है, वो ऑक्सीजन को कट कर देता है। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि बर्निंग के लिए, यानी कि फायर को कंटिन्यूसली जलते रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली कंडीशन है ऑक्सीजन का होना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक ब्लैंकेट क्रिएट कर लेता है और ऑक्सीजन को पूरी तरीके से कट कर देता है, और ऑक्सीजन कट हो गई यानी कि फायर बंद हो गई। तो फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नेवर बी कंट्रोल बाय वाटर। उसके लिए हम दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities। तो जो व्हीकल्स होती हैं हमारी उसमें हम या तो पेट्रोल यूज़ करते हैं। ओके, जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें या तो पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल अगर आपने सुना हो जो स्कूल वैन्स होती हैं स्पेशली उनमें CNG यूज़ करते हैं। वो एक सिलेंडर आपने देखा होगा डिक्की में रखा रहता है, तो वो सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी रहती है जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि CNG की यूज़ करने के क्या क्या फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस हैं, दूसरा इसको यूज़ करने से पोल्यूशन कैसे डिक्रीज़ हुआ, बेसिकली वो कैसे बेटर है पेट्रोल और डीजल से। तो मैं इसका आपको बताऊं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो ऐसे तो चीप है, तो मैं इसका आपको बताऊं कि पेट्रोल और डीजल जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो CNG से एक्सपेंसिव भी हैं, और ऊपर से वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। तो CNG कॉस्ट के टर्म्स में भी और पोल्यूशन के टर्म्स में भी पेट्रोल डीजल से बेटर है। यही हमें इसमें आंसर करना है। सो फ्यूल सच एज पेट्रोलियम एंड कोल, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल और डीजल, केरोसिन ऑयल सब आ जाएगा, कोल में तो obviously coal ही आएगा। So fuels such as petroleum and coal on combustion produces a large amount of harmful gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide
and carbon dioxide. These sources can increase global warming causing greenhouse effect. Okay, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है. ग्लोबल वार्मिंग मतलब है ग्लोब क्या होता है, हमारा पूरा अर्थ. तो अर्थ वार्म होने लगता है, यानी उस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है. किसकी वजह से? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. ओके, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है. उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर वहीं पे ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब जो डिसएडवांटेजेस है, ये कौन कॉज करते हैं? पेट्रोलियम और कोल. लेकिन अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी on the other hand is a much cleaner fuel and produces less harmful gases, or we can say produces harmful gas at much smaller quantity. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली सीएनजी में भी देखें तो कार्बन कंटेंट होता है. सीएनजी में बेसिकली क्या होता है? मीथेन होता है. लेकिन क्योंकि इसमें बहुत कम कार्बन कंटेंट होता है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी फ्यूल का कार्बन कंटेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन कॉज्ड बाय दैट फ्यूल. तो क्योंकि जो सीएनजी है, जो नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें सिर्फ मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एक कार्बन होता है. तो जो हार्मफुल गैसेस ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो भी बहुत कम होती है, इसलिए पोल्यूशन बहुत कम होता है. हेंस इट हैज़ हेल्प्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन. वहीं पे अगर हम देखें तो पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल और डीजल, इसमें 18 कार्बन्स होते हैं, यानी 18 कार्बन. तो अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं. So moving on to next question. Compare LPG and wood as fuels. Okay. तो पुराने टाइम में जो वुड होता था उसको हम यूज़ करते थे कुकिंग में. अगर आपने सुना हो, पुराने टाइम पे चूल्हे होते थे. ओके, चूल्हे यूज़ किया करते थे लोग. तो उसमें वो चूल्हों को जो जलाते थे वो वुड से ही जलाते थे. उसके बाद फिर वुड के बाद धीरे धीरे लोग शिफ्ट हुए स्टोव्स पर, और वो स्टोव्स जो जलते थे वो जलते थे केरोसिन ऑयल से. ओके, वो स्टोव जलते थे केरोसिन ऑयल से. फिर धीरे धीरे लोग शिफ्ट हुए एलपीजी पे, जिसको हम आज की डेट में कुकिंग गैस भी बोलते हैं. तो हमें ये बताना है कि ये जो एलपीजी है ये वुड से कैसे बेटर है. ओके, तो अब हम डिफरेंसेस देखते हैं. LPG, it has higher calorific value. Okay, so the question comes कि calorific value होती क्या है. तो जो हीट होती है, ओके, किसी भी फ्यूल का काम क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करना. ओके, एक फ्यूल उतना अच्छा फ्यूल होगा जितना अच्छा वो हीट प्रोड्यूस करता है. तो किसी भी फ्यूल का काम है हीट प्रोड्यूस करना. और हीट को हम मेजर करते हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हीट का यूनिट होता है वो होता है कैलोरी. तो जिस फ्यूल की जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि वो उतनी ज़्यादा कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल मतलब है कि ज़्यादा, जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो एलपीजी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है वुड से. वहीं पे वुड की लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है. फिर सेकेंड डिफरेंस है, इट डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन ऑन बर्निंग एज इट्स स्मोकलेस. ओके, अगर आपने कभी लकड़ी को बर्न होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, और जितनी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेगी. वहीं पे आपने एलपीजी को अपने घर पे भी बर्न होते देखा है, कुकिंग गैस को बर्न होते देखा है. आपने देखा होगा वो कम्प्लीटली स्मोकलेस होती है, बिल्कुल भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है. तो बिल्कुल स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, यानी बिल्कुल पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करती. उसके बाद इट हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है. आप मैच स्टिक थोड़ा सा ही पास लाओगे, वो स्टोव को जो नॉब होता है उसको ऑन करके तुरंत वो जो कुकिंग गैस है हमारी, जो एलपीजी है, वो आग पकड़ लेती है, वो बर्न होना स्टार्ट कर देती है. तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है. वहीं पे अगर हम वुड को देखें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है. अगर हमें कभी भी वुड को बर्न करना है तो पहले हमें बहुत सारे पेपर डालने पड़ेंगे उसमें, उसके बाद उनको हमें लाइट करना पड़ेगा. उसके बाद फिर वुड जो है वो बर्न होगा. तो उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. उसके बाद एलपीजी, इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट इन सिलेंडर्स एंड पाइप्स. ओके, सिलेंडर में बहुत ईजीली उसको ट्रांसपोर्ट
कर सकते हैं। फिर पाइपलाइंस के थ्रू बहुत इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो गुजरात में जो एलपीजी का ट्रांसफ़र होता है वो पाइपलाइंस के थ्रू होता है। कुकिंग गैस वहाँ पे वो लोग सिलेंडर लेकर नहीं आते हैं, वहाँ डायरेक्टली उनके घर में पाइपलाइंस के थ्रू आती है। जैसे पाइपलाइंस के थ्रू हमारे यहाँ पानी आता है, वैसे उनके यहाँ पाइपलाइंस के थ्रू एलपीजी गैस आती है। वहीं पे अगर वुड देखें तो इसका ट्रांसपोर्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा बैग्स में भर भर के इनको लेकर आना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इनका थोड़ा इनकन्वीनियंट है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। वहीं पे अगर सिलेंडर है, पाइपलाइंस है, बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में ये बन जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 5 is, give reason water is not used to control fires involving electrical equipment। तो पहला इसमें बेसिकली 3 सेंटेंसेस हमको दिए हैं, 3 कंडीशंस हमको दिए हैं। इसका हमको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे पहले तीनों सिचुएशंस में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम तीनों के आंसर देखेंगे। सो वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कभी भी अगर जो फायर कहीं पे अगर लग गई है और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है, जैसे कई बार आप देखते हो ये जो रोड पे जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, कई बार ये ट्रांसफॉर्मर्स में फायर लग जाती है। तो अगर कोई फायर ब्रिगेड वाले आएँ और उस पर पानी डालने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत रिस्की है। दूसरी चीज़, वो पानी डालकर कभी भी उस फायर को बंद नहीं कर सकते हैं, उस आग को कभी भी नहीं बुझा सकते हैं। इसका रीज़न है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ओके, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटीज़ कंडक्टर। ओके, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और कंडक्टर मतलब क्या, यानी वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने थ्रू कर सकता है। तो अगर कोई पानी से बुझाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के भी चांसेस हैं। तो इसका रीज़न ये है, जो कि हम इलाबरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड कंडीशन है, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। लास्ट स्लाइड में ही जहाँ पे हम डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से एलपीजी बेटर है, इसे भी हम इलाबरेट करके पढ़ेंगे। थर्ड है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजीली whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। तो इसका बहुत सिंपल से रीज़न है कि पेपर जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, यानी मैच स्टिक में उस पर कुछ सेकंड्स के लिए रखूँगी और वो बर्न होने लगेगा, वो आग पकड़ लेगा। वहीं पे अगर मैं उसको रैप कर देती हूँ एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड। ओके, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, सभी को हमको पता है कि मेटल बर्न इतने इजीली नहीं होता है। अगर गोल्ड को ही जो गोल्ड को मेल्ट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग शेप्स में मेल्ट करके उसको करते हैं, तो वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो मेटल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो पेपर को जब मेटल के अराउंड रैप कर देते हैं तो उसको बर्न करना इतना ईजी नहीं होता है। तो अब हम रीजंस देखते हैं। First, water is not used to control fire involving electrical equipment because water, being a conductor of electricity, will conduct electricity across and may damage to the person trying to douse the fire। Okay, तो जो इंसान वाटर से इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई जो फायर है उसको वाटर से बुझाना चाहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, बिकॉज वाटर इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रीज़न, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर। पढ़ चुके हैं हम, वुड का इग्निशन टेम्परेचर इतना हाई है कि बहुत सारे पेपर डालने पड़ते हैं तब वो बर्न होता है। इट बर्न्स ईजीली, एलपीजी ईजीली बर्न हो जाता है। एंड ऑल्सो इट इज़ स्मोकलेस फ्यूल है, तो पोल्यूशन बिल्कुल भी कॉज नहीं करता है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एलपीजी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी होता है और एलपीजी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। थर्ड रीज़न है, पेपर कैचेस फायर ईजीली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि अगर हम उसके पास मैचस्टिक ही ले आएँ, कुछ सेकेंड्स के लिए रखें पेपर के ऊपर, वो बर्न होने लगेगा। व्हेन इट इज़ रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप, देन heat is conducted across the paper to aluminium so the paper does not reach its ignition temperature easily। ओके, क्योंकि मेटल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, तो जब पेपर को हम मेटल के अराउंड रैप कर देते हैं तो पेपर भी बहुत ईजीली फायर कैच नहीं कर पाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम
तो यहाँ पे मैं एक कैंडल ड्रॉ करती हूँ। ये है एक कैंडल जो कि वैक्स से बनती है, पैराफिन वैक्स। उसके बाद ये कैंडल में उसकी विक होती है जो आप देखते हो, जो थ्रेड टाइप की आपको दिखती है, जिसको आप बर्न करते हो उसको विक कहते हैं। फिर इसके अराउंड होती है कैंडल की फ्लेम। इसमें बेसिकली 3 जोन्स होते हैं। ओके, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है ये होता है ब्लू कलर का, और इसको नॉन ल्यूमिनियस जोन भी कहते हैं। नॉन ल्यूमिनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देता है। ल्यूमिनियस आप सभी को पता होगा, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लाइट स्प्रेड करे, और क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है तो ये ज़्यादा लाइट नहीं देता है। फिर इसका जो मिडिल जोन होता है ये येलो कलर का होता है, और इसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस जोन, क्योंकि ये बहुत अच्छी खासी लाइट देता है। और सबसे जो अंदर का जोन होता है ये ब्लैक कलर का होता है। इसमें कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें प्रॉपर डायग्राम दिया है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ बताई है कि जो आउटर जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन, वो ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और ये सबसे हॉटेस्ट होता है। ओके, ये पूरे कैंडल की जो फ्लेम है उसका सबसे गर्म पार्ट होता है। मतलब ये इतना गर्म पार्ट होता है कि अगर आपने देखा हो कई लोग कुछ मैजिक दिखाते हैं तो उस मैजिक में वो क्या करते हैं, कैंडल की फ्लेम को यहाँ से, ये जो विक वाला एरिया है यहाँ से अपने हाथों से बंद कर देते हैं। तो वो बंद करना, अब हमें तो लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ मैजिक, क्योंकि कैंडल को बर्न कर लिया और उनके हाथ में लगी भी नहीं, उनके हाथ जले भी नहीं। बट एक्चुअली क्या होता है, जो सबसे इनर मोस्ट जोन है, ये जो सबसे अंदर वाला जोन है वो सबसे लीस्ट हॉट होता है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है कि इनर मोस्ट जोन जो है वो लीस्ट हॉट है, और जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब रीज़न क्या है? ओके, अब आपको दो चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू क्यों है और सबसे ज़्यादा हॉट क्यों है। तो इसका एक ही सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे जो कंबशन होता है वो कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन? तो कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है, यहाँ पे मैं कंप्लीट भी लिख देती हूँ। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है ऐसा कंबशन जो कि कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। अब जो आउटर मोस्ट जोन है वो बाहर की तरफ है, यानी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो वहाँ एयर की या ऑक्सीजन की कोई कमी तो होगी नहीं, तो कंप्लीट कंबशन होगा। क्योंकि कंबशन की बेसिक कंडीशन ही क्या थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत नेसेसरी है, और कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की पूरी तरीके से प्रेजेंस है। वहीं पे इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की। तो जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट के बाद जो मिडिल पार्ट है, मिडिल जोन है, वो पार्शियल कंबशन का जोन है। पार्शियल कंबशन मतलब क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम है। ओके, ऑक्सीजन वहाँ पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। और ये एक फैक्ट है जो कि आपको स्ट्रेट अवे याद करना पड़ेगा कि जहाँ भी कंप्लीट कंबशन होगा, ओके, जहाँ भी कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ फ्लेम हमेशा ब्लू कलर की होगी। और जहाँ भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जैसे कैंडल का जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन है, तो फ्लेम जो है वो येलो कलर की होगी। ओके, सो दिस यू हैव टू लर्न स्ट्रेट अवे। तो अब आपको रीज़न क्लियर है क्यों आउटर पार्ट ब्लू है, क्यों वो हॉट है। हॉट होने का रीज़न यही है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कंबशन क्या है, बर्निंग। बर्निंग कंप्लीट तरीके से हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। और जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि वो बिल्कुल भी ढंग से बर्न नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So question 7 is, name the unit in which the calorific value of fuel is expressed. तो calorific value क्या होती है? Calorific value का simple मतलब है amount of heat energy expressed or amount of heat energy produced by 1 kg of
फ्यूल। ओके, तो इसका हमें यूनिट बताना है। कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्लियर है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg फ्यूल। तो अब हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ओके, ये हर टाइप की एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और क्योंकि हमने जो मास का यूनिट है वो भी हमने किलोज़ में लिया है, तो हम जूल को भी किलो जूल लेंगे। ओके, तो सेम यही हमारी यूनिट है, किलो जूल पर केजी। दिस इज़ यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन से ही हमने डिराइव करी है। न्यूमरेटर में हीट एनर्जी थी, तो हीट एनर्जी का हमने न्यूमरेटर में यूनिट लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 kg फ्यूल था, तो एज इट इज़ केजी हमने लिख दिया, तो हमें यहाँ से यूनिट मिल गई। सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी फायर जो है वो ऑयल की वजह से लगती है, उसको हम कभी भी वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। जो भी फायर ऑयल की वजह से लगती है उसकी वजह से उसके लिए हमको CO2 यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बैरियर क्रिएट कर देता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो जो बर्निंग की प्रोसेस है या फिर जो फायर है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंबशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या थी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। So carbon dioxide acts as a fire extinguisher. It forms a kind of blanket around the flame and takes away the oxygen component of the air. Oxygen को पूरी तरीके से ले लेता है, thus dousing of the fire. It is released at high pressure and also reduces the temperature of the fuel supporting the fire. और वो टेम्परेचर को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से फायर बहुत ईजीली एक्सटिंग्विश हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, it is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं, यानी जो फ्रेश लीव्स होती हैं, ओके, तो फ्रेश लीव्स में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है या वाटर होता है। आपने खुद भी देखा होगा कि काफ़ी ग्रीन होती है क्योंकि उनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर बेसिकली मतलब क्या? मॉइस्चर मतलब वाटर। और हमने ये तो पढ़ा है कि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हीट, सो वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि वाटर बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए हम वाटर को यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने में। सो वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और क्योंकि ये बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए अगर किसी भी चीज़ में वाटर है तो वो इतना इजीली बर्न नहीं हो सकते। वहीं पे जो ड्राई लीव्स हैं उससे वाटर पूरी तरीके से हट चुका है, ड्राई वर्ड से ही समझ आ रहा है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो इजीली बर्न हो जाती है। तो यही आंसर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बिकॉज द ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, दस हैव अ हायर इग्निशन टेम्परेचर। हायर इग्निशन टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब वो बर्न होती है। Whereas dry leaves which have a lower ignition temperature due to very little or no moisture, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है या बहुत कम मॉइस्चर होता है, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और इजीली बर्न हो जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? तो गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है। हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। इग्निशन टेम्परेचर हाई होना मतलब बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए मतलब हमें कैंडल का ऐसा जोन लेना पड़ेगा जो सबसे हॉटेस्ट हो। और अभी हम जब कैंडल के अलग अलग जोन्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जो आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल का वो हॉटेस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटर मोस्ट जोन वी विल यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो आंसर पढ़ते हैं अ गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ मतलब आप लोगों को क्लियर होगा, गोल्डस्मिथ मतलब जो गोल्ड की ऑर्नामेंट्स के साथ डील करते हैं उनको हिंदी में सुनहार भी कहते हैं। सो अ गोल्डस्मिथ ऑलवेज यूजेस द आउटर मोस्ट और द नॉन ल्यूमिनस पोर्शन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज़ द पोर्शन ऑफ द फ्लेम विच इज़ हॉटेस्ट। ओके, इसका हॉटेस्ट होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है
और कंप्लीट कंबशन मतलब क्या, कंबशन या बर्निंग जो कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि आउटर मोस्ट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पूरी तरीके से है. ओके, सो हॉटेस्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. सो फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, क्योंकि ये मेटल है तो इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इनके लिए हमें एक ऐसा जोन यूज़ करना पड़ेगा कैंडल का जो कि बहुत हॉट हो, इसलिए आउटर मोस्ट जोन यूज़ किया जाता है. So a goldsmith uses this portion of flame, that is the outermost zone, which is also called non-luminous zone. Why? Because it is blue in color, so it does not produce much light. Moving on to next question. In an experiment, 4.5 kilogram of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. हमने देखा था कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी. कैलोरीफिक वैल्यू थी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ इसका. कैलोरीफिक वैल्यू थी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन by mass of fuel. Okay, सो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ फ्यूल. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी है, 1,80,000. तो न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे, 1,80,000. और फ्यूल हमने कितना यूज़ किया या कितने फ्यूल ने ये हीट दी, 4.5 kg. तो जब हम 1,80,000 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा विच इज़ 40,000 किलो जूल पर kg. तो जो फ्यूल ने जितनी हीट प्रोड्यूस करी या जो कैलोरीफिक वैल्यू थी फ्यूल की वो थी 40,000 किलो जूल. ये हमने कैसे निकाली, ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाली जो कि कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन से मिला. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस. रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग मतलब होता है जंग लग जाना. आपने कभी देखा हो आयरन में रस्टिंग हो जाती है. तो रस्टिंग कैसे होती है, अगर कोई भी आयरन की नेल है, ओके, फॉर एग्जांपल आयरन की नेल है, इसको मैंने बस दो चीज़ें दे दी. ओके, इसको मैंने दो चीज़ें दे दी. पहली चीज़ मैंने इसको दे दी ऑक्सीजन, या प्रिसाइजली बोलूँ तो बस एयर के कांटेक्ट में रख दिया, और थोड़ा बहुत मैंने इसको दे दिया मॉइस्चर यानी वाटर. ओके, अगर मैंने ये आयरन की नेल को ये दो चीज़ दे दी तो इसमें रस्टिंग आ जाएगी. तो ये प्रोसेस होती है रस्टिंग की. बट कंबशन क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. कंबशन में क्या होता है, एक फ्यूल होता है, उसको सिर्फ ऑक्सीजन देना रहता है और हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट. तो एक चीज़ तो ठीक है कि आयरन नेल को हमने ऑक्सीजन दिया तब जाके रस्टिंग की प्रोसेस हुई, लेकिन हमें रस्टिंग की प्रोसेस से हीट और लाइट नहीं मिलती है. और कंबशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंबशन मतलब होता है बर्न करना, और बर्न करने के लिए कंडीशन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या है, हीट और लाइट. तो इसका आंसर नो है. Combustion is defined as a chemical process which involves the reaction between oxidant मतलब oxygen and fuel producing heat and light. तो ये chemical reaction होता है जिसमें fuel use होता है, oxygen use होती है और heat और light produce होती है. लेकिन rusting में no heat and light are produced. और since इसमें heat और light produce नहीं होती है, so rusting cannot be called combustion. So this is the last question of this chapter. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated up in short time. तो wick क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था. ये एक कैंडल है, उसकी जो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बर्न करते हैं उसे विक कहते हैं. तो अबीदा ने क्या किया, उसने जो बीकर रखा वो येलो पार्ट में रखा. हमने डिस्कस करा था येलो पार्ट कौन सा पार्ट होता है, येलो पार्ट था मिडिल पार्ट, और मिडिल पार्ट कौन से कलर का था, येलो कलर का, वो ऑब्वियसली मिडिल पार्ट था. और यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट थी. ओके, यहाँ पे जो हीट थी वो मॉडरेट हीट थी. वहीं पे जो आउटर मोस्ट पार्ट था
outermost पार्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट थी, वो हॉटेस्ट पार्ट था फ्लेम का। तो अब आप खुद सोचो कि अबीदा ने मिडिल पार्ट में उसका बीकर रखा है जहाँ पे कम हीट है, वहीं पे रमेश ने आउटर पार्ट में बीकर रखा है जहाँ पे ज़्यादा हीट है। तो किसका पानी पहले गर्म होगा या किसका पानी कम टाइम में गर्म होगा? ऑब्वियसली रमेश का। क्यों? क्योंकि उसने आउटर पार्ट, फ्लेम के आउटर पार्ट में बीकर को रखा है। सो वाटर स्टोर्ड इन रमेश बीकर will get heated in shorter time because the outermost portion of a flame is the hottest portion of the flame. Clear enough? So thank you so much. Subscribe to RNG Academy on YouTube and visit our site for more details.